वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज हम लोगों का तीसरा सेट है। 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे में आज हम लोगों का भाग 1 है, जिसमें 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह टेस्ट पेपर देखिए, यह टेस्ट पेपर जो है वह टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड है। टोटल प्रीवियस ईयर अर्थात जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने थे उसके ऊपर टेस्ट पेपर बनाया गया है, ताकि आप आसानी से चेक कर सकें कि आपका प्रीवियस ईयर कितना तैयार है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। क्या सही होगा? तो सबसे ज़्यादा सटीक कोई अगर होगा तो वो होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पता है खुदाई में ही मिली है। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर जो है वह 3 भागों में विभक्त है। बताइए कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकुंडा। तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था। अच्छा, ये है अवस्थित कहाँ पे है? यह गुजरात में है। चलिए, नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो बताइए ये कहाँ के शासक थे? काशी के, पंचाल के, केकय के या विदेह के? तो ये जो शासक थे ये केकय के थे, केकय के। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? बताइए। देखिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ज़्यादा करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का तैयार होगा। नहीं तैयार है तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैक्सिमम चांसेज रहता है कि वो रिपीट हो जाए, और बहुत से प्रश्न आते भी हैं। तो बताइए, देवनागरी लिपि में था कि या पाली में या खरोष्टी में या ब्राह्मी में ऋग्वेद जो है? तो ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मी लिपि में। अच्छा, टोटल इसमें जो है कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अच्छा, सूक्त की अगर बात की जाए तो कितने हैं? तो 10 28, कई बार पढ़ चुके होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बताइए। महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन, क्या है? देखिए, महापरिनिर्वाण तो उनकी मृत्यु को कहा जाता है, तो इसमें क्या होगा सही? इसमें सही होगा उनका गृह त्याग। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इससे आप लोग याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। निष्क्रमण अर्थात निष्क्रिय कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो आप इससे समझ लीजिए, बस याद करने के लिए है। वैसे तो गृह त्याग वो अपने मन से ही किए थे। चलिए, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का जो है प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो बताइए क्या होगा? देखिए, उनका जो चारों क्रम था वो इस प्रकार था। पहले था दुख है, ये पहला होगा। फिर उसके बाद दुख का कारण भी है, यह दूसरा होता है इनका। और उसके बाद फिर था दुख का जो है निरोध है, यह तीसरा होता है। और दुख निरोध का मार्ग है, यह अंतिम होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मार्ग की बात जो है, दुख को ख़त्म करने का जो है मार्ग जो है वो लास्ट में बात की गई है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा। और पहला तो हम लोगों को पता ही है, ए और सी से आप लोग मैच करा लीजिए। बी और डी में कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुख का कारण है, दुख के बाद तुरंत आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट, निम्न मंदिरों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, बृहदेश्वर मंदिर कब निर्माण हुआ था? राजराज प्रथम के समय। कब? राज फर्स्ट। और उसके बाद फिर क्या है? गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, यह राजेंद्र प्रथम। उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, यह कब बना था? तो ये राज सिंह शैली में बना था, 674 से लेकर लगभग 800 तक। तो 800 लगभग नियर बाई आप लिखिए। और उसके बाद फिर जो है सप्त पैगोडा, ये मामल्य शैली में बना है, यह 640 से लेकर लगभग 674 तक था। 674
74 तक। अब इसमें क्रम देखा जाए तो क्रम में क्या होगा, तो क्रम में सबसे पहले 4 नंबर पे आएगा प्रथम, ये पहले नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे महाबलीपुरम, फिर जो है बृहदेश्वर का मंदिर राजराज प्रथम के शासनकाल में, और सबसे लास्ट में जो है वो होगा राजेंद्र प्रथम वाला, ये 4 नंबर। तो इस प्रकार अगर हम लोगों का कूट देखें तो क्या बन रहा है 4312, 4312 सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो बताइए वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था चोल शासकों के समय में? तो यह देखने वाले कौन थे? तो टोट्टवरियम थे, टोट्टवरियम सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पुस्तकें दी गई हैं, मैच कराना है। पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अच्छा यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व ऐसे करना है। चाणक्य पता है, अर्थशास्त्र पे मैच कराइए 4 नंबर, सी में 4 एक ही जगह है, आंसर लगाइए, आगे चलिए। लेकिन एकदम डेफिनेटली मतलब आपको कहते नहीं कि एकदम श्योरिटी 100% है। अगर 100% है तो पहला एक ही पता है, उसको मैच करा के देख लीजिए, मैच हो रहा है तुरंत आगे चलिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि समय का भी अभाव होता है। जितना तेज चलेंगे आप उतना जल्दी रिवाइज भी कर लेंगे तो 1-2 प्रश्न आपका सही हो सकता है। निम्नलिखित कथनों के नाम सही कालानुक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। कालक्रम बताना है यहाँ पे, तो बताइए। तो ये सब जो है क्या है बताइए? ये सब चंदेल शासक हैं। क्या है? चंदेल शासक। चलिए अब बताइए विद्याधर यह लगभग 1019 से लेके 29 तक थे, 1019 से लेके 29 तक लगभग। उसके बाद फिर धंग जो है यह 950 से लेके 1002 तक थे। उसके बाद ईस्वी चल रहा है। फिर उसके बाद यशोवर्मा कब थे? 930 से 950 ईस्वी, 930 से 950 ईस्वी। और उसके बाद कीर्ति वर्मा जो थे यह 1060 से 1100, 1060 से लेके 1100 ईस्वी तक। तो बताइए अब मैच कराइए। पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे 3 होगा, पहले नंबर पे 3। उसके बाद फिर जो है 2, फिर उसके बाद जो है 1, फिर 4 सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो बताइए कौन था वो? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा फिरोज शाह तुगलक को एक चीज़ के लिए और याद किया जाता है, नहरों के लिए, नहरों का जाल इसने बहुत फैलाया, आप लोग याद रखिए। देखिए आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस फैक्ट टू फैक्ट चल रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है तो इसमें फैक्ट ज़्यादा होगा। अब देखिए फिर मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न है। देखिए मुझे तो मैं ऐसे नॉर्मली सॉल्व करता हूँ। देखिए तबकाते नासिरी मिनहाजुज सिराज की पुस्तक थी। तो देखिए डी का 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिलेगा। देखिए आप उत्तर मिल गया, लेकिन चलिए बाकी भी मैच करा लेते हैं। तारीख़ हिंद यह किसकी पुस्तक थी? तारीख़ हिंद जो है यह अलबरूनी की थी। और उसके बाद तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो की थी। रेहला इब्न बतूता यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत प्रचलित रहती है। देखिए जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिए, अगर आपको याद नहीं है सभी याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3 बार या 4 बार, मुझे तो लगता है 4 से 5 बार ये आ चुके हैं। आप लोग घटना चक्र का वो पूर्वावलोकन सीरीज लगा रहे होंगे ना, उसमें जाके आप लोग चैप्टर में देख लीजिएगा, बहुत बार आया है। चलिए नेक्स्ट, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो देखिए मध्यकाल की बात की जा रही है, तो मध्यकाल में तो क्या होगा, फारसी उस समय लैंग्वेज चलती ही थी, तो सही बात है। नेक्स्ट है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं एवं समा, उनको जो है संगीत सभाओं और जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। क्या ये बात सही है? हाँ यह बात भी सही है। तो क्या ये एक दूसरे के कारण है? तो कारण थोड़ी है, ये दोनों के
कारण नहीं है, बाकी सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, ऐसे कालक्रम वाले प्रश्न इस समय बहुत अच्छे से बन रहे हैं। और अकबर का पूछा गया है, औरंगजेब का दे सकता है, दिया भी है। अभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप लोग देखिए। तो ऐसे कालक्रम के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए जजिया की समाप्ति कब हुई थी? तो यह 1564 में। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण, अच्छा ये है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। इसकी स्थापना कब होती है? तो यह 1575 में, 1575। उसके बाद महजर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यह 1579 में, 1579। उसके बाद फिर जो है तौहीद इलाही, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, दीन इलाही की घोषणा कब हुई थी? यह 1582 में। क्रम देखेंगे आप, पूरा क्रम से ही लगा है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का जो है सही कालक्रम बताइए। तो नीचे जितने लोग दिए गए हैं इनका कालक्रम बताना है। देखिए पहले नंबर पे तो जहांगीर होंगे। जहांगीर का शासनकाल कब था? ये 1605 से शुरू हुआ था और कब तक थे? 1627 तक। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो मोहम्मद शाह होंगे, 1719 से लेके 1748 तक, 1719 से लेके 1748 तक। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे देखें तो अहमद शाह अब्दाली जो है 1761 पे, 1761। और चौथे नंबर पे बहादुर शाह द्वितीय जो है, इनको तो पता है 1857 तक थी, 1857 तक। इसके पहले जो 1837 से शुरू हुआ था इनका कार्यकाल। तो कूट अगर देखें तो क्या मैच कर रहा है? तो सबसे पहले नंबर पे 3 होगा, 3, फिर 2, फिर जो है 1, फिर 4। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? बताइए। पहला कथन है डुप्ले जो है वह सक्षम सेनापति नहीं था। क्या ये बात सही है? नहीं, पूरी तरीके से गलत है। डुप्ले बहुत अच्छा सेनापति था और यह क्या से क्या कर सकता था, ये इतिहास पढ़ने के बाद पता चलता है कि फ्रांसीसियों को सबसे योग्य शासक डुप्ले मिला, उसके बाद कोई मिला ही नहीं। दूसरा है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या ये बात सही है? हाँ, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, खास करके इनकी नौसेना। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज की फौज जो है बहुत शक्तिशाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड विलेजली की जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बताइए कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, लॉर्ड विलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 1798 से लेके 1805 तक था। चलिए नेक्स्ट, विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए। पीछे भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, इसमें से प्रश्न अभी भी आ रहे हैं और हमेशा आते भी रहेंगे। तो बताइए, कालक्रम बताना है तो हम लोग सब देख लेते हैं। सबसे पहले सतारा जो है यह कब था? 1848। उसके बाद फिर बघात का कब था? 1850 में। फिर उसके बाद आती है झांसी का कब था? 1853। और उदयपुर बताइए 1852। बताइए कूट क्या बनेगा इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा 1342। सही जो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ब्रिटिश काल में, कथन और कारण वाला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो बताइए क्या अनुकूल था? हाँ, ये बात सही है। अनुकूल किसे कहते हैं? व्यापार संतुलन अनुकूल किसे कहते हैं? तब कहते हैं जब हम 20 रहें, और भारत उस समय 20 था। भारत से जो ट्रेड होता था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद कारण दिया है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अप्रतिफलित निर्यात मतलब हम भेज तो रहे हैं, वापस नहीं आ रहा है कुछ, ये बात तो थी ही। तो इस प्रकार जो है कथन और कारण एक दूसरे को सही डिफाइन कर रहे हैं, तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत बताइए पहले कितना निर्यात करता था, कितना कुछ था, अंग्रेजों ने सब कुछ लूट के खा गए।
नेक्स्ट है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए मैच कराइए। पहला देखिए कुकी। कुकी बताइए कहाँ का है। कुकी और कुका बहुत कन्फ्यूजन करता है। सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, आज के बाद नहीं भूलेंगे आप। कुकी त्रिपुरा। क्यों? देखिए कुकी मणिपुर और त्रिपुरा के आसपास की क्या है, एक जनजाति है। अगर जनजाति के चैप्टर में आप उसे पढ़ेंगे तो नहीं भूल पाएंगे कभी भी। कुका जो है, जब कुकी याद हो गया तो कुका हमेशा पंजाब में ही जाके लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का क्षेत्र कहाँ था? या तो बिहार होगा या तो छत्तीसगढ़। भाई वही वाले क्षेत्र में रहते थे ना, तो बताइए, या झारखंड। तो यहाँ तो क्या दिया है, सिर्फ बिहार है, बंगाल है, बंगाल अलग है। पाबना कृषक विद्रोह यह बंगाल में हुआ था। इस प्रकार अगर मैच करके देखेंगे तो क्या बनेगा? 4, 1, 2, 3 सही जो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, समाचार पत्र और संस्थापक कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है। यंग इंडिया गांधी जी की है। नेक्स्ट है तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या सही है? नहीं, यही गलत है। यह पुस्तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना की ना होके किसकी है? सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद खान की थी। उसके बाद संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसका डेट एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शन नंबर डी 1866 में। देखिए असल में हुआ क्या था, यहाँ पे जो है ना देवबंद में एक मदरसा स्थापित किया गया था और अंग्रेजी जो शिक्षा थी वहाँ पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि वहाँ ऐसी चीज़ें कुछ पढ़ाई ही नहीं जाएंगी। इसी को लेके एक आंदोलन चला था, खास करके अंग्रेज़ों के ऊपर। तो इसीलिए ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? देखिए कब हुआ था? 1908 में। महत्वपूर्ण है, अलीपुर जो है षड्यंत्र केस। देखिए इसमें दो लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक अरविंद घोष जो यहाँ पे दिए गए हैं, दूसरे थे बारिंद्र घोष, जिसे बरिंद्र घोष भी कहते हैं। अब बरिंद्र घोष को तो सजा हो गई आजीवन कारावास की। कारावास जो है कितना हुई थी? आजीवन हुई थी, आजीवन। लेकिन जो है अरविंद घोष बच गए थे। किसकी वजह से बचे थे? यह चित्तरंजन दास की वजह से। इन्होंने ऐसे मतलब पेच लगाए कि वहाँ पे जो है साक्ष्य का अभाव हो गया और इन्हें छोड़ना पड़ा। पता सबको था कि ये थे, लेकिन उनका जो है फैक्ट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन अर्थात कब? बंगाल विभाजन की बात कब होता है? 1905 में। विभाजन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। ये सब तो चीज़ें बहुत आम है, आप लोगों को याद ही होगी। पहला है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये सर 100% सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह बात भी सही है। और आपको बता दें, स्त्रियों के साथ साथ कुछ बच्चियां जो स्कूल में भी पढ़ती थी उन्होंने भी सहभागिता की, तो इसमें महिला परसेंटेज ठीक था। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए। ये महत्वपूर्ण लाइन है और पूरी तरह से सही है, आप लोग याद रखिएगा। चूँकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरह से याद रखिए, पूरा एकदम रिपीट हो सकता है। यह बंगाल तक ही सीमित था। क्या यह बात सही है? नहीं, यह गलत है। यह बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तरी भारत में काफ़ी दूर तक फैल गया था। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? बताइए, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था, उसी के तो विरोध में सब कुछ हुआ। चलिए नेक्स्ट, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताइए। किधर से किधर लेना है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो बताइए, लेक टेम्सा, लिटिल बीटल लेक, ग्रेट बीटल लेक और लेक मंजला, कौन कौन सी लेक रहती है?
तो सबसे पहले जो है, जो क्रम वाइज है वो है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है क्लीवलैंड, लोहा एवं इस्पात के लिए प्रख्यात है। हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। डेट्रॉयट, एक प्रश्न देखिए इसमें से ज़रूर आता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। डेट्रॉयट जो है मोटर गाड़ी के लिए, हाँ यह भी सही है। मुसाबी रेंज कोयला के लिए, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। मुसाबी रेंज कोयला के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? लौह है इसके लिए। यह है कहाँ पे? यूएसए, अमेरिका में। उसके बाद फिलाडेल्फिया पूत निर्माण के लिए, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक जो है नस्ली और जाति विविधता मिलती है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग जो है उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सही है? बताइए। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि उनकी जो आधिकारिक भाषा है जस्ट उल्टा है। आधिकारिक भाषा उनकी पंजाबी न होके क्या है? उर्दू है। आधिकारिक भाषा जो है उनकी उर्दू है, और पंजाबी भाषा जो है वो ज़्यादा लोग बोलते हैं, प्रचलित है। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई भी एक गलत मिले तो तुरंत जाइए। आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, निर्जातीय समूह और देश। चलिए मैच कराइए। यहूदी बहुत बार आता है न्यूज़ में, बताइए। इजराइल, कहाँ के हैं? इजराइल के। फिर उसके बाद टेडा, टेडा कहाँ का? लीबिया। फिर बेजा, बेजा जो है यह मिस्र। और उसके बाद लूर, लूर जो है ईरान। तो सही कोड क्या बन रहा है? 4 3 1 2। सही जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। घने वन अधिकतर पृथ्वी पर कहाँ मिलेंगे? देखिए ये ग्लोब है, पृथ्वी है। उसके बाद ये क्या है? ये बीच में है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर क्या है? कर्क रेखा। नीचे क्या है? मकर रेखा। अब बताइए सबसे ज़्यादा अधिक वन कहाँ मिलेंगे? सबसे अधिक वर्षा जहाँ होगी, वर्षा मैक्सिमम। उसके बाद वहाँ पे जो है घने वन भी मैक्सिमम होंगे। 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा धूप होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट बनेगा। वहीं पे एटमॉस्फेयर, बादल बनेंगे, फिर वहीं बारिश होगी, वहीं पे सब कुछ टेम्परेचर चलता रहेगा। तो क्या होगा? विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है सबसे अधिक घने बसे वनों का जो है क्षेत्र माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विली विलीज है। विली विली क्या है? कई बार आ चुका है, बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आ चुका है। बताइए। यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? बच्चों वाला प्रश्न, नाइट्रोजन। बच्चों वाला प्रश्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेवल आपका हाई है, नहीं तो ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए, करीबा बांध निर्मित है कहाँ पे? तो यह जो है जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। फैक्ट है, फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए। प्रीवियस ईयर में आया है, फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। देखिए, स्वेज नहर बनने से जो है भारत की पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई। देखिए इसीलिए तो स्वेज नहर बनाया ही गया। दूसरा है स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। क्या ये बात सही है पूरी तरीके से? हाँ, यह बात भी पूरी तरीके से सही है, इसीलिए दूरी भी कम हुई है, कारण भी पूरी तरह से सही बता रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि पाई जाती है। देखिए हरमुज जल संधि कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ हरमुज। एक तरफ है गल्फ ऑफ ओमान और दूसरी तरफ है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ के बीच में जो है हरमुज पाया जाता है। तो बताइए क्या सही होगा? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। पर्शियन गल्फ बताया था ना, अर्थात फारस की खाड़ी, उसके बाद ओमान की खाड़ी। चलिए
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला है देखिए ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, क्या ये सही है? हाँ, यह सही है। दूसरा है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट धारा जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम्बोल्ट धारा को देखिए एक नाम और इसका है हम्बोल्ट धारा को, जिसे हम लोग पेरुवियन की धारा भी कहते हैं। यह कहाँ पे बहती है? ये देखिए जो हम लोगों का दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र होगा। एक सेकंड आप लोग देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो है ये पश्चिमी भाग जो है यहाँ पे ये धारा चलती है, और यह धारा कैसी है? ठंडी है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है अरोविले पुडुचेरी में अवस्थित है, क्या ये बात सही है? हाँ। दूसरा है बैकानूर यूक्रेन में, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। बैकानूर जो है यूक्रेन में ना होके कहाँ है? कजाकिस्तान में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। और बांडुंग जो है वो इंडोनेशिया में, और बट्टिकलों जो है श्रीलंका में अवस्थित है। नेक्स्ट है मैगीनाट रेखा, मैगीनाट रेखा कहाँ से कहाँ के बीच की है? बताइए। यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, इसे क्या नाम दिया जाता है? हिंडनबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंडनबर्ग। उसके बाद अमेरिका और कनाडा के बीच की कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण है, 49वीं समानांतर। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान, डूरंड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है स्थल बाधित है? बताइए। देखिए एक तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान। दूसरा जो है स्विट्जरलैंड भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसे खेल का मैदान कहा जाता है, खेल का मैदान। आप इसे वहाँ पे देखेंगे, देखिए सबका सपना होता है एक बार स्विट्जरलैंड घूमने का। आप अगर मैप पे भी नहीं घूम पाए तो आपकी कमी है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थल बाधित देश है। तो देखिए 4 सही हो गया, पहला सही हो गया, 1 और 4 इसमें है, तो दूसरा हो गया हंगरी भी। सही जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ जो है इजराइल की साझी सीमाएं हैं? देखिए इजराइल की सीमा किसके साथ लगती है? इजिप्ट, जिसे क्या बोला जाता है? मिस्र। उसके बाद फिर जॉर्डन है, सीरिया है, और यहाँ देख रहे हैं ऊपर लेबनान। तो टोटल कितने देश हुए? 1 2 3 4, चारों को याद करिए आप लोग, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला है लेबनान, ये हम लोगों को मिला ही था, सीरिया भी मिला था, जॉर्डन यह भी मिला था, मिस्र जिसे हम लोग इजिप्ट बोलते थे। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो पहला ही है, बाल्को रायपुर में ना होके कहाँ पे है? बताइए। कोरबा में, कोरबा। देखिए रायपुर और कोरबा दोनों कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान या आग्नेय चट्टान? बताइए। यह कायांतरी चट्टान होती है, कई बार आ चुका है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह में से संबंधित है? लौह अयस्क भंडार। देखिए लौह के लिए और कोयला के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोयला और दोनों पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो देखिए लौह अर्थात लोहे में ही क्या लगाया जाता है? धार किस में लगेगा? लोहे में लगेगा, कोयला में थोड़ी लगेगा। और कोयला जो है वो गोंडवाना में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास जो है उसके रेशे किससे प्राप्त होंगे? पर्ण अर्थात ये पत्ता है, उसकी पत्ती से।
बीज, बीज जानते ही हैं, तना, मूल जिसे जड़ बोला जाता है। तो बताइए किससे होंगे? तो उसके बीज से प्राप्त होते हैं, कपास के। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 19, 20। तो टोटल 20 है। चलिए नेक्स्ट, नदियाँ दिया गया है और बांध बताइए। बेतवा, बेतवा नदी कहाँ पे? माता टीला। दूसरा है महानदी, महानदी कहाँ से मैच होगा बताइए? हीराकुंड। उसके बाद फिर चंबल, गांधी सागर, और ताप्ती, ककरा पार। इस प्रकार देखेंगे तो सही कोड क्या बनेगा? 2143। 2143 ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? देखिए इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं संघ शासित क्षेत्र जो पुडुचेरी है यहाँ पे भी बहता है। तो बताइए इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके लिए? लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए या लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए? तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? सामुदायिक विकास का, देखिए सामुदायिक विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा का सबसे पहले स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1953 में। यही पहला है, सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद जो है 330 से लेकर 342 तक किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से। तो किससे संबंधित है बताइए? यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोकसभा के अनुसूचित जाति और उसके बाद जो है जनजाति के आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है। देखिए जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है वो 330 में है, आरक्षण की बात 330 में की गई, और उसके बाद 331 जो है वह आंग्ल भारतीय था। आप लोग याद रखिए 331 आंग्ल था जो समाप्त कर दिया गया है। कब से समाप्त हुआ? 104वां संविधान संशोधन जब आया था उसी समय से समाप्त कर दिया गया 131। चलिए इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।